हेलो फ्रेंड्स, तो अपन यहाँ पर वेव इक्वेशन एंड एम्पलीट्यूड आफ्टर इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन भी बोल सकते हैं ऑफ टू वेव, है ना। जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेव होती है उसकी इक्वेशन क्या होगी और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, पिछले लेक्चर्स में अपन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस देख चुके थे और एक अच्छे इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो अपन डिस्कस कर चुके थे। क्लियर है। तो यहाँ पर अपन क्या देखने वाले हैं, दो वेव का सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट वेव इक्वेशन होती है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए अपन ने क्या कंसीडर कर लिया, दो वेव कंसीडर कर ली। तो मान लिया y1 एक वेव है a1 sin ओमेगा t, ठीक है, और जो दूसरी वेव है a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। क्लियर है। तो ये दो वेव अपन ने ले ली और ये मीडियम के किसी एक पॉइंट पर जाकर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होने वाले हैं। ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी इक्वेशन और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो अपन फाइंड आउट करने वाले हैं। मेनली अपन को काम एम्पलीट्यूड से ही रहता है। वेव इक्वेशन तो आप चलो अपन डिराइव कर लेंगे, लेकिन वो बोर्ड में काम आ सकती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में अपन को एम्पलीट्यूड से मतलब रहता है। ठीक है। और फिर बाद में अपन इंटेंसिटी भी डिफाइन करेंगे, है ना, कि सुपरपोजिशन के बाद फाइनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाती है। क्लियर है। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए अपन को एम्पलीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पहले अपन एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। अब यहाँ पर अगर अपन से फेज डिफरेंस पहले अपन देख लेते हैं कि फेज डिफरेंस क्या है इन दोनों वेव का। तो फेज डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए ओमेगा टी पहली वाली वेव का फेज है और ये दूसरी वाली वेव का, तो फेज डिफरेंस को डेल फाई करके लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1। तो φ2 अपना अपन तो दूसरी वेव का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी पहली वेव का फेज। तो ये ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से फेज डिफरेंस निकल के आता है अपना फाई। ठीक है। तो अगर ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे भी अगर अपन को फाई दिखेगा तो वहाँ पे अपन समझ जाएंगे वो फाई फेज डिफरेंस है। क्लियर है। अब ये दोनों वेव जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आफ्टर सुपर इम्पोजिशन या सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन होने के बाद अपन को पता है नेट डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 और y इज इक्वल टू हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी। क्लियर है। प्लस इसको लिख देंगे अपन a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर है। अब यहाँ पर अपन इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इसको अपन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल सकते हैं। और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर अपन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 और इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए, है ना, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस a2 को अपन अंदर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। क्लियर है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म में से, है ना, इन दोनों टर्म में से अपन साइन ओमेगा टी को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। तो साइन ओमेगा टी को अगर अपन कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इसको देखते हैं अपन। ठीक है। साइन ओमेगा टी को बाहर निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू a1 प्लस a1 प्लस a2 कॉस फाई। क्लियर है। और साइन ओमेगा टी प्लस, और इधर क्या है, a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, a2 इसको साइन फाई कॉस ओमेगा टी करके लिख दिया मैंने। ठीक है। ठीक है। तो ये है अपनी रिजल्टेंट वेव। अब इस रिजल्टेंट वेव में अपन कुछ करेक्शंस करने वाले हैं, है ना, कुछ चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देते हैं इस वेव में। अपन a1 प्लस a2 को क्या कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ कंसीडरिंग अपन कर लेते हैं। तो a1 प्लस a2 कॉस फाई को अपन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। ये क्या है अपना
पहले वाला फेज डिफरेंस जो भी था, है ना, और A1 और A2 क्या थे अपने पहली वाली वेव्स के एम्पलीट्यूड। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अपन ने फाइनली मान लिया कि एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A रहा होगा, या R मान लेते हैं, क्लियर है, और एक नई वेव का नया फेज थीटा के फॉर्म में रहा होगा, जिसको अपन ने R cos थीटा पुट कर दिया। और सिमिलरली यहाँ पर A2 sin फाई को अपन ने कंसीडर कर लिया R, ठीक है, एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और फेज की जगह एक रिजल्टेंट फेज साइन थीटा, क्लियर है। और इन दोनों वैल्यूज को आप पुट कर दिया, देन अपने पास y इज इक्वल्स टू आ जाएगा R cos थीटा, इसकी जगह R cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस R साइन थीटा और cos ओमेगा टी, क्लियर। देखो तुम यहाँ पर भी अपनी वेव इक्वेशन बना के छोड़ सकते हो, क्लियर है, लेकिन अपन क्या चाहते हैं, एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के फॉर्म में कुछ फॉर्मूला मिले, है ना, ऐसे A1 और A2 के फॉर्म में ना मिले, क्लियर है। अपन क्या चाहते हैं, एक ऐसी वेव मिले जिसमें एक एम्पलीट्यूड हो, इसमें दोनों एम्पलीट्यूड आ रहे हैं अपने, है ना, दोनों जगहों पे। तो अपन चाहते हैं कि एक एम्पलीट्यूड मिले जिसको अपन ने R मान लिया, और एक फेज, है ना, ऐसी वेव अपन चाहते हैं, क्लियर है। तो इसलिए अपन ने ये पुट कर दिया, और यहाँ पर फिर ये cos A sin B sin A cos B का फॉर्मूला बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, R कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बन रहा है, cos थीटा sin ओमेगा टी और प्लस sin थीटा cos ओमेगा टी। तो ये क्या बन रहा है, sin A cos B cos A sin B, क्लियर है। तो यहाँ पर वापस से फिर क्या बन जाएगा, R, क्लियर है, sin ओमेगा टी प्लस थीटा। तो देखो इस तरीके से अपन को एक ऐसी वेव मिली जिसमें केवल एक एम्पलीट्यूड है और एक फेज है, क्लियर है, जिसका एक फेज है ओमेगा टी प्लस थीटा, जिसका अगर इनिशियल फेज देखा जाए तो कितना है, थीटा। इनिशियल फेज मतलब t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं तो फाइनल जो रिजल्टेंट वेव उसी टाइम इंस्टेंट पे जो होती है वो ये होती है ना, क्लियर है। और ये है जो अपन को याद रखना है वेव इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पर अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अब अगर तुम्हें निकालना है कि भाई ये R जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अपन ने कंसीडर करा है वो R क्या है, तो वो R हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस को अपन क्या कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं, तो अपन को R मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो, इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो जब इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको अपन डायरेक्ट लिख देंगे, है ना, और साइन स्क्वायर थीटा एक स्टेप लिख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे। और इन दोनों का भी स्क्वायर कर दो तो A1 प्लस A2 cos फाई इसका स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का स्क्वायर, A2 साइन फाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे होल स्क्वायर खोलना, वहाँ पर भी स्क्वायर खोल देना, क्लियर है। और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये R स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो बचेगा वहाँ पे होल स्क्वायर वगैरह खोलने के बाद तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 cos फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, क्लियर है। अब यहाँ से तुम A2 स्क्वायर और A2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। और फाइनली जो बचता है वो है R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, और cos फाई अपना फाई cos तो ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोई, और फाई क्या है अपना फेज डिफरेंस जो इनिशियल वेव्स का था, क्लियर है। और यहाँ से फाइनल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला निकल के आता है अंडर रूट, जो अपन ने वेक्टर में अभी पढ़ा था, क्लियर है ना, दो वेक्टर्स। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही क्वांटिटी है ना, तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ऐसा अपन फॉर्मूला पढ़ते थे वेक्टर में। और वही फॉर्मूला यहाँ पर निकला A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, क्लियर है। ये फॉर्मूला अपन को कभी नहीं भूलना दोस्त, क्लियर है, ठीक है। और दूसरी बात, अब नया जो फेज है, नया फेज जो है थीटा, वो भी कितना है वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2।
या सॉरी टेन थीटा के फॉर्म में निकालते हैं तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे, तो उसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। तो जब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तुम, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो यहाँ पर जब डिवाइड करोगे तो r और r कैंसिल आउट हो जाएगा और टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये भी अपन वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्लियर है, ठीक है। दो वेक्टर्स जब एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो क्या होता है, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होती थी वहाँ इस तरीके से पढ़ते थे, है ना। दो वेक्टर्स की रिजल्ट, जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहा है तो वहाँ पे रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी, है ना। तो वो रिजल्टेंट डायरेक्शन वहाँ पर भी अपनी यही निकल के आती थी, A2 sin phi अपॉन A1 प्लस A2 cos phi। तो ये रिजल्ट अपन को याद रखना है, एक ये रिजल्ट और दूसरा ये रिजल्ट, क्लियर है। बाकी वेव इक्वेशन ये है, ठीक है। तो ये है अपनी दो वेव जब सुपर इम्पोज होते हैं तो वेव इक्वेशन क्या होती है, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है जिसको अपन ने आर कंसीडर करा है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अपन को याद रखना है। और जो रिजल्टेंट नई डायरेक्शन होती है, नया जो फेज है वो क्या होगा, क्लियर है। फाई अपना फेज डिफरेंस है, इसको नोट कर लेंगे। बाद में अपन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के अभी भी बहुत सारे फॉर्मूले अपन देखेंगे, ठीक है, ये लिख लेंगे।